चलिए हो गया, लिख लिए। सुनाओ, कौन सुनाने वाला है? अच्छा, 40 के बाद कौन सुनाएगा? 40 के बाद वर्ग कौन सुनाएगा? 40 से 60 तक। अरे सर, कुछ भी आप पूछने लगते हो, कभी भी पूछने लगते हो। बताते तक नहीं हो हमको एक दिन पहले, ताकि हम गैप कर जाएं, अगले दिन आए ना। हैं? चलिए ठीक है, 41 से 50 सुनाओ। इतना सोचना पड़ेगा, फिर मतलब क्या? याद का मतलब ये थोड़ी। हो गया 43 का, हाँ। अब 44 का, चलो आप ही बताओ, आप बताओ। 45 के बाद नहीं है, 30 तक। कहाँ तक है बताओ? 30 तक है? 30 तक तो पहले से थे शायद आपको, है ना? आपने याद क्या कह रहा? पीछे बाबू आप लोग वर्ग वगैरह कुछ याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यार आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं घर पे? ईमानदारी से बताना भैया, आप पढ़ रहे हो कि नहीं? कितने घंटे फिर भी पढ़ रहे हो? निकल जाते हैं 6 घंटे टोटल। 6 घंटे बहुत अच्छा समय है यदि आप निकाल पा रहे हो, है ना? क्योंकि ज़रूरत है यार, 6 घंटे की, 6 से 8 घंटे की ज़रूरत है, उससे कम में तो काम नहीं बनने वाला, है ना? आप यदि ऐसा कर रहे हो तो फिर आप कर पाओगे, अदरवाइज़ कम समय में आप सोचोगे तो नहीं होगा। ये एकदम कड़वा सत्य है ना? आप इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतने फ़ायदे में रहोगे आप। चलिए ठीक है, आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको करें, देखें आप। रेलवे ग्रुप डी, कब का क्वेश्चन है ये? रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ना? आप देख पा रहे हो क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्या निकालना है? सीधा सीधा आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आप अपनी मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर क्या लगा दें आप? डिविजिबिलिटी रूल लगा दें। क्या लगा दें इसमें आप? विभाजकता का नियम। तो जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें इस क्वेश्चन का। क्या आने वाला है? यदि कोई नंबर आपका कितने कितने से विभाजित है? 36 से विभाजित है, 54 से, 72 से और 96 से। एलसीएम का मतलब ही होता है कि वह दिए गए नंबर से पूर्णतः क्या होता है? दिए गए नंबर से पूरा पूरा क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। तो हम ये सोचेंगे कि यदि कोई नंबर 36 से यदि डिवाइड है, या 54 से डिवाइड है, या 72 से, तो इनकी फैक्टर कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे भी 9 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 9 छुपा हुआ है, मतलब नंबर 9 से जाएगा। तो 9 का लगाओ, क्योंकि सबसे आसान होता है 9 का हमारे लिए, है ना? डिविजिबिलिटी रूल। अब आप खुद सोचो, अंकों का योग लगाते हैं। 6, 4, 10 और 1, 11 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6, 4, 10 और 8, 18 ये जा सकता है, ठीक है। 6, 4, 10 और 7, 17 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6, 4, 10, 10 और 9, 19 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, है ना? ऑप्शन नंबर सी, जो किससे जा रहा है? 9 से जा रहा है। तो हमारा आंसर भी यही होगा। क्लियर है ना? तो हम इसका ज़बरदस्ती एलसीएम निकाले ना, कि मेथड से हम कर रहे हैं इसको। यहाँ पे इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप सीखो ज़रूर मेथड, लेकिन जहाँ लगना है आपको वहाँ लगाना है। आया समझ में सभी को? क्वेश्चन आप उतार लेते हो कि नहीं घर जाके? है ना? उतारना ज़रूरी रहेगा, या फिर मैं लिखवाना चालू करूँगा। इसमें सिर्फ हम यही फ़ायदा मिल रहा है हमको कि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लिखने के साथ यदि हम 12 क्वेश्चन कर पाते थे, 15 कर पाते थे, तो यहाँ हम 20-22 क्वेश्चन तो फिर भी कर ले रहे हैं, है ना? और लिखना तो क्या है, घर में जाके आप क्वेश्चन लिख सकते हो, सॉल्व करने का आपको समय मिल ही रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए थोड़ा स्पीड से आंसर दें। क्वेश्चन जितना आसान है उतना जल्दी आंसर भी आपका आना चाहिए, है ना? फिर से हमें क्या निकालना है? एलसीएम। और हम देख पा रहे हैं कि कब आया है ये? रेलवे ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन। बताइए, बताओ बाबू।
ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्यों बाबू नहीं आ रहा? देखो, यदि नंबर 24 से जा रहा है, 42 से जा रहा है, 56 से जा रहा है, तो हमने देखा कि यदि आपका 24 से जा रहा है तो यहाँ 3 है। क्या छुपा हुआ है यहाँ पे? 3 छुपा हुआ है ना? 3 छुपा हुआ है, या यहाँ 8 7 56 8 छुपा हुआ है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? 3 के लिए हमारा नियम बोलता है कि भाई अंकों का योग 3 से जाना चाहिए। तो अंकों का योग देखो यार, काफ़ी सारे में जा रहा है मेरे हिसाब से। 15 इसमें भी जा रहा है, 9 6 15 इसमें भी जा रहा है, 9 6 15 इसमें भी जा रहा है। ये तो सारे में 3 का नियम जा रहा है, ठीक है। 8 का नियम सोच सकते हैं क्या? 8 का नियम क्या बोलता है? यदि 3 डिजिट है, आखिरी के 3 अंक पे जाना चाहिए ना। उस 3 में भी पहला सम है तो आखिरी के 2 अंक पे दो, और पहला विषम है तो लास्ट के 2 अंक पे 4 जोड़ लो और फिर 8 से भाग दो। ये नियम बोलता है 8 का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे यदि 3 अंक में से पहला क्या है आपका? 8 का नियम लगा रहे हैं। यदि 3 अंक आपको दिए हैं, ध्यान से देखें, 8 का नियम बोलता है यदि 3 अंक आपको दिए हैं तो उसमें से यदि ये पहला अंक सम है तो आप सिर्फ आखिरी के 2 अंक पे भाग लगाओ, और यदि पहला अंक विषम है तो आखिरी के 2 अंक पे 4 जोड़ दो और फिर भाग लगाओ 8 से। यदि विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या, उस संख्या क्या होगी? इनसे पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो देखें ज़रा, हम देखें तो यहाँ पे सम है तो ये जा रहा है 8 से, यहाँ विषम है तो हम क्या जोड़ दें? यहाँ पे 4 जोड़ दें तो ये 72 हो जाएगा। ये भी 8 से जा रहा है आपका। यहाँ बात करें तो यहाँ पे यदि हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 90। 90 8 से नहीं जाता, है ना? और यहाँ पे ये भी 8 से नहीं जा रहा, पहला सम है, आखिरी के 2 अंक पे लगाएंगे। तो आपका कौन कौन सा आंसर बन रहा है भाई? ये दोनों बन रहे हैं अभी यहाँ पे, है ना? ये भी हो सकता है, ये भी। अब दूसरा नियम लगा लो, अगला क्या होगा? और किसका लगा ले? 7 का। तो 7 का जल्दी से लगा लो। 7 के पाड़े में 168 आता है, यदि आप समझते होगे तो। कॉमन सा आंकड़ा है ना? देखो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, और यहाँ पे जा रहा है क्या? 7 से। यहाँ देखो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7 4, 46 नहीं जाएगा यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, सी। ये सारे नियम आपको बेटा जल्दी जल्दी लगाना है, तब हम फायदा, या फिर हम सीधा सीधा एलसीएम ही निकाल दें फिर उसका मेथड से। यदि हम ये डिविजिबिलिटी रूल जल्दी नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम सबसे सीधा, सर हम इनका एलसीएम ये मेथड से ही ले लेते हैं, है कि नहीं? 24 हो गया, 42 हो गया और 56, तो हम सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो भाग लगा लो, किससे जा रहा है? देखो 2 से जा रहा है, 2 से 12 बार, 2 से 21 बार, 2 से 28 बार, फिर 2 से दे दो 6 बार, 21 बार, और ये 14 बार, 2 से 3 बार और 7, फिर 3 और 7 से, है ना? चला जाएगा सारा, चला जाएगा। 3 7 21 हो जाएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 दूनी 168। तो सबसे आसान ये भी तरीका था यहाँ पे। यदि आपको ये समझ में आए तो इससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आया समझ में? क्या क्लियर हो रहा है? तो आप दोनों तरीके, अभी तो आप ये मेथड लगाना ज़्यादा आसान था क्योंकि छोटे छोटे वैल्यूज़ दिए हैं। जब बड़े बड़े वैल्यूज़ देते हैं ना, बड़े बड़े आंकड़े देते हैं, तब आप डिविजिबिलिटी लगाने की कोशिश किया करो, ठीक है? तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम वैसी अप्रोच वहाँ पे लगाएंगे। क्लियर है बात? क्या आगे चलें? चलिए इनका एलसीएम बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि किन्हीं 2 क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1, मतलब कोई भी क्रमागत संख्या ले लें आप, कोई भी क्रमागत, कोई भी, है ना, नंबर्स आप ले लें जिस प्रकार, जैसे 3 और 4 ये क्रमागत नंबर है ना, एक के बाद एक आया, ये x मानोगे तो ये क्या है? x+1 है कि नहीं है? यदि ऐसा नंबर आता है तो इनका एलसीएम हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? किस तरीके से निकालेंगे ऐसे नंबरों का एलसीएम? लगातार कोई 2 नंबर यदि आते हैं मेरे पास, जैसे 4 5, एलसीएम क्या आएगा? 5 6, एलसीएम क्या आएगा? इनका गुणनफल, इनका गुणनफल, क्योंकि ये दोनों ही नंबर कैसे बनेंगे हमारे लिए? सहअभाज्य, है ना? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और ऐसे नंबरों का एलसीएम जो होता है वो इनके क्या होता है? गुणनफल के बराबर। तो इनका गुणनफल हो जाएगा x × x+1, x × x+1, ऑप्शन नंबर बी, है ना? तो दिखने में लग रहा है आपको कठिन, कहाँ कठिन है ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन बच्चा देख के ही समझता है यार x आया था, x+1 आया था, कैसे निकालेंगे, है ना? लेकिन है काफ़ी आसान। आया समझ में? चले आगे।
यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ना 104 है, क्या है बाबू 104 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 104 है ना, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम भी तो 104 ही होगा, उनका एलसीएम भी क्या होगा 104। भाई दो सहअभाज्य संख्याओं से आप बोल रहे हो गुणनफल इतना है, तो उनका एलसीएम सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी तो क्या होता है उनके गुणनफल के बराबर। मतलब ये कंसेप्ट पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे 104। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो वही उसका क्या है एलसीएम है। क्या है वही एलसीएम। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा यहाँ पे, क्लियर। चलें आगे। चार, 6 और x का एलसीएम क्या नहीं हो सकता, ये पूछा है आपसे, क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इनमें से बताना है कौन सा इनका एलसीएम नहीं हो सकता, बताओ जल्दी से। कौन सा नंबर है इनका एलसीएम नहीं हो सकता। बहुत ही आसान है यार ये, कौन सा नहीं हो सकता भाई, जो भी इनका एलसीएम होगा वो इनसे क्या हो रहा होगा विभाजित। और एक ऐसा नंबर सोच देख लो यहाँ पे जो इनसे विभाजित नहीं हो रहा है, कौन सा 18 है ना। 4 से नहीं जाता सर, 6 से जाता, लेकिन 4 से भी तो जाना चाहिए, तो एक ही नंबर है। बाकी देखो 4 से ये भी जा रहा है, 6 से ये भी जा रहा है, और x जो भी होगा उससे भी जाएगा। ध्यान से देखें, 36 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, और x हमको तो नहीं मालूम क्या नंबर है, जो भी होगा हो सकता जा रहा हो। 60 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, हो सकता है x से भी जा रहा हो, लेकिन 18 तो क्लियर दिख रहा है ना कि किससे नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है समझ में। तो ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी है ना कि भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो दिए गए नंबरों से संख्या डिवाइड हो रही हो। आ रहा है समझ में। तो आप देख के ही बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हो, बहुत ही आसान अप्रोच है ना। बहुत मतलब यही तरीके आपको एग्ज़ाम में लगाना है, तब हम जल्दी अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे। आ रहा है समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता, है ना। ये तो लगभग वही क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा सा चेंज है। क्या आएगा इसमें भी आंसर 18 ही आ रहा है ना, क्योंकि भाई 4 से नहीं जाएगा ना 18, किससे नहीं जाएगा 4 से 18 नहीं जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए थोड़ा जल्दी से बनाएंगे, इसका एलसीएम क्या आ रहा है। जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी, फास्ट। बताओ भाई राहुल, 156 आ रहा है, पक्का लॉक कर दें। हाँ लॉक कर दें, 156 कर दें। देखें क्या नंबर दिए हुए हैं आपको 169, लेकिन स्क्वायर रूट है ये 169, तो ये है क्या, ये 13 है, ये है क्या, ये 3 है, और ये क्या है 4 है कि 8 है, 4 है ये, और ये क्या है 12। अब इनसे विभाजित होने वाला नंबर देख लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो इनसे विभाजित मतलब देखो आप, यहाँ पे एक नंबर है 13, 13 से विभाजित कर दो ना सबको। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये जा रहा है। 13 एकम 13, है ना, ये 13 से ये भी जा रहा है, लेकिन है ना, लेकिन 8 2 10 और 1 11 हो रहा है, मतलब ये नहीं जाएगा किससे 3 से, 3 से नहीं जाएगा ना भाई।
3 2 यहाँ 13 का लगाओ, क्योंकि देखो 3 का तो लग रहा है यहाँ पे, है ना। 13 से लगाएंगे तो 13 दूनी 26, बचा कितना 5। ये 13 से जा रहा है क्या 13 से, ये जा रहा है 13 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 6 4 10 8 18, ये आपका किससे जा रहा है, 3 से सबसे जा रहा है ना, जा रहा है ये। लेकिन बात है कि हमारा एलसीएम लेना है, एलसीएम छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर क्या आएगा हमारा 156। भाई 156 का दुगना ही तो है वो 312, लेकिन बात है कि एलसीएम का मतलब ही क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणांक, है ना। तो वो क्या आएगा हमारा 156। आया समझ में क्या। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे हो सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है ना, अब रिपीट टाइप के हो रहे हैं। तो बताओ गारी, इसका भी आंसर बताइए क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। भाई एलसीएम लेना है अधिकतम घात, तो 2 की घात 4 और 2 की घात 2, जैसे एक एक डिजिट हम देखते हैं यहाँ पे, तो पहले 2 देखेंगे आप, 2 आप देखते हैं तो यहाँ पे 2 की घात 4 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो हमें 2 की अधिकतम घात देखना है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी आना चाहिए 4, और 2 की घात 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आ रहा है समझ में सभी को। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर कौन सा है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या इनसे क्या होती है, विभाजित करने पर क्या बचता है 3, शेष बचता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन। बताइए, कॉपी पेन का यूज़ करें साथ में, है ना, इतना तेज हमारा दिमाग नहीं है कि हम देख के ला लें, तो थोड़ा सा आपको कॉपी पेन का यूज़ करना पड़ेगा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे इसमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, भाग लगाना है। थोड़ा सा आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें क्या आ रहा है 38, $38 आ रहा है सभी का। 38 आ रहा बाबू। चलो देखो इसको करना कैसे था क्वेश्चन को, हमारे पास तरीके देखो। सबसे स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए इसमें, सबसे अच्छा तरीका ये है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। नंबर है 1200 कितना 25, इस 1225 को आपको इन सब से विभाजित करना है ना। लेकिन क्या करना है, उससे पहले एक संख्या जोड़ना है, इनमें से एक छोटा नंबर जोड़ना है इन चारों ऑप्शन में से, और फिर इन चारों से विभाजित करके चेक करना है कि शेषफल क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ध्यान से देखना। तो आप यदि जैसे मैं 12 लेता हूँ, 12 से इसे विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, 1225 को। ध्यान से देखें 12 से, है ना। आप क्या कर सकते हैं भाई, इसमें एक नंबर जोड़ेंगे x और उसको भी 12 से भाग लगा दें। भाई वो नंबर को इसमें जोड़ के भाग लगाना या फिर उसको टुकड़े में बटे रहने दो फिर भाग लगाना, बात एक ही होती है, हमने पढ़ा ये है कि नहीं। जब मैं 12 से इस पर भाग लगा रहा हूँ तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे शेषफल कितना बचना चाहिए 2, तभी तो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा शेषफल 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि जब 12 से भाग लगाऊँ तो 2 शेषफल आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे 38। 12 तिया 36, बचेगा कितना 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। यदि मैं ये नंबर लेता हूँ मान लो, तो 12 तिया 36, बचेगा कितना 5। ये नंबर लेता हूँ तो कितना आएगा 12
12 से आप भाग लगाओगे 12 दूनी 24, बचेगा कितना 11। इस पे भाग लगाओगे 12 तिया 36, बचेगा कितना 7। तो ज़्यादा आ रहा है ना आपका, है कि नहीं। तो आपको समझना था यहाँ पे कि मैं डायरेक्ट इस पे भाग लगा रहा हूँ तो एक शेषफल आ रहा है, और मुझे लाना कितना शेषफल है 3, टोटल कितना लाना है 3। तो और एक नंबर मुझे उस पर क्या करना है, जोड़ना भी है। तो मैं कौन सा नंबर जोड़ लूँ कि टोटल 3 शेषफल आए। तो मैंने देखा कि यहाँ मैं 38 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 38, और 12 से भाग लगाता हूँ तो यहाँ पे कितना शेषफल आता है 2, और यहाँ पे कितना आता है 1। तो दोनों का टोटल कितना शेषफल हो जाएगा 3। विभाजकता का नियम पढ़ा है ना हमने। तो यार सारी चीज़ें यूज़ करो ना, फिर आप क्यों ज़बरदस्ती जोड़ोगे पहले फिर भाग लगाओगे, तो बड़ा होगा कि नहीं क्वेश्चन। आ रहा है समझ में। तो आप वहाँ पे बिना उसके बिना जोड़े उसको भाग लगा सकते थे। क्लियर। चलो चलिए 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतने से विभाजित करने पर कितना शेषफल आता है। प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल आएगा भाई, 4 रिमाइंडर आएगा आपका। जल्दी से थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। चार अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, है ना, जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचे। डिविजिबिलिटी लगा लो। यदि 4 शेषफल बचना है तो 4 हटा देते हैं तो वो पूरा विभाजित हो जाएगा, ऐसा भी लगा सकते हो आप। एक 1005, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी 1005 इज द राइट आंसर। कैसे राइट आंसर है देखो जरा ध्यान से। आप इस बात को समझो कि शेषफल क्या आने वाला है 4, तो मैं सबसे शेषफल 4 हटा देता हूँ ना, पहली कंडीशन। तो यदि मैं शेषफल 4 हटा दूंगा तो वही नंबर पूरा पूरा उनसे विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इससे 4 हटाते हैं और हम नियम लगाएं ना, हम किसका नियम लगा लें, 11 का नियम लगा लो आप। 11 का तो पता है ना बाबू, आपको नहीं मालूम। 11 का नियम बोलता है ना अल्टरनेट अंकों का योग कर लें आप। तो अल्टरनेट अंकों का योग कर लो आप यहाँ से। तो कितना हो जाएगा देखो, 4 हटा दिया है आपने तो ये होगा 9, 9, 9 और 4 घट के 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, ध्यान से देखना 9, 9 और ये कितना हो जाएगा 5। देखो 9 और 9 18 और 9 और 5 14। तो ये 18 और 14 0 या 11 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो गया ये ऑप्शन। इधर आइए, 4 हटा लिया आपने, ध्यान से देखना आप यहीं पे कर लो ना, 9 और 0 9 और यहाँ पे कितना 5, तो ये भी गया। 9 और 1 10 और 3 और 1 सॉरी इस पर 4 घटाना है तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 0 0 0 9 हो जाएगा। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये ऑप्शन जा रहा है भाग, ठीक है। यहाँ आ जाओ ज़रा, ये इसमें क्या हो रहा है देखो, ये कितना हो जाएगा 1001, है ना। ये तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब 2 ऑप्शन हो गए, ये वाला और ये, है ना, मतलब 9009। तो इसको और दूसरे अंक 7 से ले लो ज़रा, 7 से भाग लाएँ, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56 बचा कितना 4, 7 7 49 जा रहा है। 13 से लगाओ ज़रा, 13 से लगाएं ज़रा, 13 से कितना आ रहा है 13 6 78 बचा कितना 12, है ना। 13 नाम 117, 13 3 39 जा रहा है। लेकिन हमें तो एलसीएम लेना है ना, हमें क्या लेना है 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना आ रहा है 4 शेषफल आ रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो भाई आपकी ऑप्शन नंबर डी आएगी। फिर बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी फिर आपकी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आपसे सिर्फ एलसीएम बोलता ना, तो आप क्या लगा लेते यहाँ पे 1005 वाला लगा लेते। क्या लगा लेते आप 1005 वाला। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा
बड़ी से बड़ी 4 अंकों की, तो बड़ी से बड़ी आपकी क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया या नहीं? 1005 क्यों नहीं आया और ये क्यों आया, ये समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना? 4 अंकों की बड़ा नंबर बोला था। अब एक बात समझना यहाँ पे, यदि वो ऐसा नहीं बोलता, सिर्फ एलसीएम निकलवाता, तो एक चीज़ याद रखो आप, ये कॉमन अंक है आपका, है ना? कौन सा? 7, 11 और 13। इसका एलसीएम जो होता है ना वो 1001 होता है। ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। कितना होता है इनका एलसीएम? 1001। किसका? 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होता है? 1001, है ना? तो यहाँ 4 हम घटाते हैं तो यहाँ 1001 आता है। कितना आता है? 1001। इसलिए तुरंत में तो यही लगा कि आंसर ये होगा यदि वो एलसीएम बोलता तो, है ना? इसलिए मैंने बोला था कि हाँ भाई ये सही है। लेकिन एक लाइन बोला था कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी के चक्कर में वो क्या हो गया आपका, हट गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? डी। क्लियर है? आया समझ में, है ना? चलिए आगे चलें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर एक शेष बचता है किंतु 7 से पूरा विभाजित है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा है ना? आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, सीधा बोल रहा है वो, क्या निकालिए आप? एलसीएम निकालें। क्या निकालें? एलसीएम, है ना? इनको विभाजित किए जाने पर एक शेष, उसमें क्या कर दें? एक जोड़ दें। क्या कर दें? एलसीएम निकालें और एक क्या कर दें? उसमें जोड़ दें, एलसीएम प्लस 1। लेकिन ये नंबर आप ध्यान रखें किससे विभाजित होना चाहिए? 7 से। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप ऐसा करें, एलसीएम का कोई भी मल्टीपल ले लो, तो मैं एन कर देता हूँ यहाँ पे, है ना? और प्लस क्या करना उसमें? 1। और ये नंबर किससे जाना चाहिए? 7 से। ये करा था हमने एक क्लास में। मान लो इनका एलसीएम आ रहा है कितना? 12 आ रहा है, एक जोड़ दिया आपने, कितना हो गया? 13। भाई एक शेषफल तभी तो आएगा। लेकिन क्या 13 7 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो आपका एलसीएम आया था मान लो 12, तो 12 का आप अगला गुणांक ले लोगे, यहाँ n बराबर यदि मैं 2 रख दूंगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। अब 25 7 से जा रहा है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ दिमाग लगाइए कि 7 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं इसको। 7 से विभाजित होने वाला कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? पहले तो ये देख लो आप। 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, पूरे जा रहे हैं 7 से। ठीक है, तो फिर आप क्या करें? एक शेषफल है तो एक हटा दो, एक हटा दो तो 321 आया। कितना आया? 300, ये वाला 321। क्या ये किससे जा रहा है? 5 से जा रहा है क्या? भाई 5 से जाना चाहिए ना, वहाँ पे आप देखिए 5 का नियम है। तो ये गया, यहाँ पर एक हटा दें तो कितना आ जाएगा? ये 307 गया क्या 5 से? नहीं। एक हटाएंगे तो ये भी 5 से नहीं गया, तो एक ही जा रहा ऑप्शन क्या? 301। भाई 5 का नियम सबसे आसान। 5 के नियम बोलता है कि भाई इकाई में 0 या क्या होना चाहिए? 5। कितने अच्छे अच्छे तरीके हैं, आप ये सोचो यार। हाँ, पूरा डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है। इसलिए तो हमने पहले उसको पढ़ा ना, फिर बाद में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। भाई एलसीएम एचसीएफ है वो, लेकिन हमको जहाँ निकालना रहेगा हम निकालेंगे, लेकिन जहाँ हमको तो आंसर से मतलब होना चाहिए ना, कि हमारा आंसर कहाँ से जल्दी आ रहा है। अब वो किसी भी तरीके से हम लेके आए। तो आप खुद सोचो यार, ये क्वेश्चन जहाँ 1-1, 1.5-1.5, 2-2 मिनट में होते थे, वहाँ आप सेकंडों में उड़ा रहे हैं क्वेश्चनों को, है ना? और ये सर हम कर पा रहे हैं क्या? अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि हम प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। यदि टॉपिक को कोई भी अच्छा सा पढ़ रहे हो आप, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे आगे जाके यूज़ करते हो। ठीक है ना? इसलिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो बड़े अच्छे से पढ़ो। जैसे एलसीएम एचसीएफ बड़े अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक चालू होगा टाइम एंड वर्क, वहाँ पे पूरा खेल एलसीएम का होने वाला है। आपके तुरंत एलसीएम निकालते आना चाहिए। यदि आप फिर वही मेथड ले रहे हो, क्योंकि ये सीखो, ये वाली मेथड सीखो एलसीएम की, है ना? इस पर ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि आगे जाके ये काम आएगी आपको जब टाइम एंड वर्क पढ़ोगे आप, है ना? आपको मैं बोलूँगा कि ये 12 घंटे में काम करता है, 20-15 घंटे में करता है, तो 12 और 15 का क्या लेना पड़ेगा वहाँ पे? एलसीएम। तो आपको जल्दी आना चाहिए एलसीएम लेते। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है ना? तो आप सारी चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चले बाबू।
ऐसा नंबर बताना है ना, कि जब इनसे विभाजित करें तो क्रमशः ये शेष बचते हैं आपके पास, है ना। क्या आएगा? 47 आएगा, पक्का? बिल्कुल ठीक। ये तो हम ऑप्शन से, देखो इसको मेथड भी हम सीखते हैं, लेकिन हम तो फिलहाल आंसर देखें। फिलहाल आंसर देखना है तो हमको देखो ऑप्शन उठाए, जैसे 8 से विभाजित करें तो 7 आना चाहिए। कहाँ है भाई? 8 पंचे 40, 7 आ रहा, 8 पंचे 40, 8 आ रहा, 8 चौके 32, 5 आ रहा है, और 8 चौके 32, 4 आ रहा है। 7 आना चाहिए, तो 7 किस पे आ रहा है? डी में। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। या फिर इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो ध्यान से देखना आप, सीखें इसको। जैसे नंबर थे आपके पास 2, 3 और 8, शेषफल कितना आ रहा था? 1, 2 और 7। आप देखें इनका अंतर समान होगा, अंतर एक सा दिखेगा आपको, 1 1 1 दिख रहा है 1। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें, आप ऐसे क्वेश्चनों में जो ऊपर नंबर दिया है इनका लें एलसीएम। क्या लें? इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आने वाला है इसका? 8 तिया 24 आने वाला है। क्या आने वाला है? 24। जो भी एलसीएम आएगा उसमें से -1 कर लें, या एलसीएम के मल्टीपल से -1 मतलब जो इनका डिफरेंस होता है वो करें। तो एलसीएम कितना है? 24, 24 माइनस 1 23, 23 ऑप्शन में है क्या? नहीं। 24 का दोगुना 48, 48 में से 1 गए 47, 47 है क्या? तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? जब भी इस प्रकार से अलग अलग शेषफल देता है तब ये करना है आपको। क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौदह का वह छोटा गुणज जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर इतना इतना शेष बचता, वही हो गया अभी करा जैसे हमने, है ना। अभी जो करा हमने जिस तरीके से, उससे इसे भी इसी तरीके से करना है। बताएं? बोले 46 आ रहा है। 46 14 का गुणज है क्या 46? अरे रे सर, ये तो गड़बड़ हो गया। 46 तो 14 का गुणज है ही नहीं। हाँ बाबू, 70 70 कि 70? 70, हमें लगा 70 है। चलो ठीक है, देखो ठीक है भाई, क्या आ रहा है? 70 आ रहा है क्या बाबू? पीछे आ रहा है या बाजू वाले का आया सर इसलिए हमारा भी वही आएगा? और क्या, ऐसा तो नहीं है ना। 14 का गुणज देख लो सबसे पहली चीज़ तो देखो, ये तो है ही नहीं, 70 है, ये भी नहीं है 14 का गुणज। यहाँ यदि हम बात करें 14 का ये गुणज है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे दो ही बन रहे हैं, एक 70 और एक 336, मतलब ऑप्शन बी और सी। अब हमारे पास क्या है, क्या बोला? इन नंबरों से विभाजित करने पर ये शेष आता है ना। जैसे हम 12 से विभाजित करें तो 10 शेष आना चाहिए, ठीक है। 12 से विभाजित करें तो 10 शेष आना चाहिए। 12 पंचे 60 आ रहा है, 10 शेष बिल्कुल आ रहा है। 8 से विभाजित करें तो 6 शेष आना चाहिए, है ना। तो 8 8 64, 6 आ रहा है। 6 से विभाजित करें तो 4 आना चाहिए, तो 6 से 66, 4 आ रहा है। मतलब ये बिल्कुल सही नंबर बैठ रहा है आपका। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 70। या मेथड से करें आप इसको, मेथड क्या बोलता है? एलसीएम ले लो 6, 8 और 12 का। 6, 8 और 12, तो 6, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 24 हो गया, ठीक है। और इनका अंतर देखो कितना कितना आ रहा है, सबके अंतर 2 2 है, मतलब 6, 8, 12, 4, 6, 10। आप देखें इनका अंतर 1 2 2 है, तो इसमें से 2 घटा लें, 2 घटाएं तो कितना आएगा? 22। अब 22 है ऑप्शन में, नहीं है। इसका अगला गुणांक ले लो, 24 दूनी 48, 48 में से 2 नहीं है ऑप्शन, है ना। 24 दूनी 48। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, 14 का गुणज भी देखते हुए जाना है। 24 दूनी 48 में से 2 गया 46, लेकिन वो 14 का गुणज नहीं है। फिर 24 तिया 72, 72 में से 2 गया 70, 70 हमारा 14 का भी गुणज है और हमारा आंसर भी आ रहा है। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से करना है ना, ये भूलना नहीं है 14 को, पूरा खेल बिगाड़ेगा आपका 14। हाँ
ठीक है। तेईस का वह न्यूनतम मतलब छोटा गुणज जिसे इतने इतने से भाग देने पर ये शेष आता है। चलिए आंसर दें। बताएं, जल्दी से आंसर दें। 23 का वह न्यूनतम गुणज, छोटे से छोटा गुणज, छोटा नंबर उठाओ एक, और 23 का वह गुणज है क्या, देखो जरा। अठारह से भाग लगा रहे हैं आप, तो कितना शेषफल आना चाहिए, 7। 21 से लगाएंगे तो कितना आना चाहिए, 10, है ना। और 24 से लगाएं तो कितना आना चाहिए, 13। ये शेषफल आना चाहिए। तो यार 24 का पहाड़ा पढ़ लो ना, 24 तो आसान है आपके लिए, नहीं है। चलो देखते हैं ना। जैसे हम ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, सबसे पहले तो ये चेक करें क्या ये 23 का मल्टीपल है। 23 एकम 23, 8 बचा, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 81 हो गया था, 23 तिया 69, 12 बचा, और ये 123 आया। क्या 23 का मल्टीपल है ये, नहीं है। ठीक है, यहाँ हो जा रहा 23 एकम 23, बचा कितना, 8, 80 आ गया, 23 तिया 69, 11 आया, 113 है क्या ये, नहीं है। यहाँ हो जा रहा 23 एकम 23, 8 बचा, 23 तिया 69, है ना, बचा कितना, 14, 141 है क्या ये, नहीं है। 23 एकम 23, 7 बचा, 23 तिया 69, 2 बचा, 23 एकम 23, एक ही मल्टीपल है। क्यों नहीं याद कर रहे हो आप 23 का पहाड़ा, हाँ, अच्छा नहीं लगता सर। जल्दी याद हो जाएगा तो फिर जल्दी क्वेश्चन बनेगा, जल्दी क्वेश्चन बनेगा तो फिर जल्दी सिलेक्शन होगा, हाँ। और जल्दी सिलेक्शन लेके हम क्या करेंगे सर, आराम से होना चाहिए सिलेक्शन हमारा, है ना, यही बात है। ये देखो यही बात है। 23 का मैंने आपसे बोला याद करो, 30 तक पहाड़े याद करो, लेकिन नहीं करना सर हमको। एक ही बार में आंसर आ गया था आपका, और आप 1 मिनट से ज़्यादा समय ले चुके थे तो और आंसर नहीं आया था आपका। ठीक है, तो जल्दी सिलेक्शन लेना है, नहीं लेना है। चलो आगे चलें, या फिर आप बाकी के नियम भी लगा सकते हो ना इस पे, बाकी के नियम भी आप लगा के देखना। लेकिन बात ये ना कि एक ही ऑप्शन 23 का मल्टीपल था, कोई 2 ऑप्शन होते तो फिर हम अदर नियम भी लगाना पड़ता आपको। ये बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि क्वेश्चन देखो लगभग वही है, लेकिन थोड़े ऑप्शन बड़े हैं, थोड़ा स्पीड से आंसर देना है ना, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतने इतने से विभाजित करने पर 5 शेषफल आती है। कितना शेषफल आ रहा है आपका, 5। 5 सबसे आप घटा सकते हो,
ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे 7, 9, 11 सबसे आसान 9 का डिविजिबिलिटी लग रहा है हमको। 5 शेषफल है तो 5 हटा दें इसमें से, 5 हटा देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। 7, 2, 9 और 9, तो ये 9 से जा रहा है, 9 से। अंकों का योग 9 से जाना चाहिए। 5 हटाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, 3 और 1 4, 4, 2, 6, 9, 6, 15, ये नहीं जा रहा 9 से। यहाँ से 5 हटाना, 63 में से 5, या फिर सबको जोड़ के 5 हटा दो ना, सबसे अच्छा। ये 9 हो रहा है और ये 9 हो रहा है, और 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये तो वैसे ही नहीं जा रहा है ये भी, है ना। ध्यान से देखें, 9, 4, जैसे ये 9 हो गया, 6, 4, 10 और 7, 17, 17 में से 5 गया तो 12, तो 9 और 12, तो ये भी तो नहीं जा रहा 9 से। एक ही ऑप्शन जा रहा था आपका 9 से। आ रहा है समझ में? 9 का डिविजिबिलिटी रूल भाई, अंकों का योग करना है 9 आपको। 5 शेषफल आ रहा है, 5 हटा देते हैं अपन वहाँ से, ठीक है। चलें आगे। चलिए इसका आंसर दें जल्दी से। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। देखो आपको एक शेषफल आ रहा है इन सबसे, यदि आप विभाजित कर रहे हो, कितना शेषफल आ रहा है? एक शेषफल आ रहा है ना। तो एक शेषफल यदि आ रहा है, हम वो एक हटा दें, एक इसमें से हटा दें क्या? यदि एक इसमें से हटा देंगे आप, तो ये बचेगा कितना आपके पास? 39 और ये 36। तो आप देख पा रहे हो ये 9 हो गया और 9, 3, 12, तो ये तो 3 से नहीं जा रहा है। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। एक यहाँ से हटा दोगे तो ये ऑप्शन देखो, एक हटा दोगे तो ये 3, 6, 9 यही बचेगा बस, तो ये जा रहा है आपका। यहाँ एक हटा दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 1 13, नहीं जा रहा है। 8 यहाँ एक हटाओगे तो 6 बचेगा, 6, 2, 8, 8 आया और ये 9, 8 और 9 17, ये भी नहीं जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यार गड़बड़ नहीं करो, बताओ आप गड़बड़ करने लायक है ये क्वेश्चन? इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हम गड़बड़ करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर कैसे आप आंसर लाओगे भाई? आप ये भी तो सोचो, ठीक है। चलिए, किसी संख्या को इतने इतने से भाग लगाने पर इतना इतना शेषफल बचता है, सबसे छोटी संख्या बताइए, बताएं। सबसे छोटा नंबर बताएं। सात 719 आ रहा है क्या? सबसे छोटी संख्या बोला है, इस बात का भी ध्यान देना है आपको, है ना। सबसे छोटा नंबर बताना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? सबसे छोटी संख्या, है ना। किसी संख्या को इतने इतने से विभाजित करने पर इतना इतना शेषफल आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखते हैं, 353। 353 यदि हम देखें तो 10 से भाग लगाने पर कितना शेषफल आना चाहिए? 9। तो यहाँ पर यदि हम 10 से भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल दिख रहा है? 3। 3 दिख रहा है ना भाई, 50 से 3 ज़्यादा है कि नहीं बात? और यहाँ उससे थोड़ी बड़ी लें तो यहाँ 50 तक जाएगा भाग, तो कितना बचेगा? 9 शेषफल बचेगा। बचेगा क्या? 9 शेषफल यहाँ आ रहा है। फिर 9 से लगाए तो कितना शेषफल आना चाहिए? 8। तो 9 से लगाओ जरा, 9 तिया 27, है ना। बचा कितना? 27। 8 बचा, 8 बचा क्या? और 9 इनाम 81, तो भाई शेषफल आ जाएगा 8 आपका।
फिर 8 से लगाओ, शेषफल 7 आना चाहिए। 8 चौके 32, 3 आया है ना, 8 चौके 32, 7 आ रहा शेषफल। तो आपको सिंपल भाग लगा के देख लेना है ना। या फिर मेथड क्या बोलती है, मेथड निकाल लो भाई, इनका एलसीएम ले लो। देखो संख्याएं क्या क्या है आपके पास, 10, 9, 8, शेषफल आ रहा है 9, 8, 7। अंतर देखो सब में कितने कितने का है। इनका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 120। कहाँ से एलसीएम आएगा, 120 आएगा। 9 से जाता है 120 क्या? भाई देखो ये दोनों तो एकदम सहअभाज्य लग रहे हैं। तो 10 नाम 90, और इसमें से सिर्फ इसका 2 है इसके पास, 4 और चाहिए। तो 4 नाम 36, कितना आएगा 360, और 1 माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा 359। आया समझ में कैसे एलसीएम लेना है? सारे तरीके तो मैंने आपको समझाया है एलसीएम के भी, शॉर्टेस्ट वे है ना। या फिर आप मेथड से ले लो, अपनी मेथड से जैसा आप लेते हो। आ रहा है समझ में? हाँ बोल दो, क्या दिक्कत है? हाँ बोलने में क्या जा रहा है? हाँ बोलने में क्या जाता है? चलिए इसका आंसर दें जरा। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब इतने इतने से विभाजित किया जाएगा तो 2 शेषफल बचेगा। वह संख्या बताओ, जल्दी से बताओ। ये आएगा ऐसा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो नहीं चल रहा है ना सर? हम 4 लोग हैं, हम चारों बोल दे रहे हैं एक एक ऑप्शन, किसी का तो सही निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बी अच्छा लग रहा है राहुल, इसलिए आएगा? ये सही में आंसर आ रहा है, ए ही आएगा। अरे यार लॉजिक लगाओ ना आप, ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो दिखाओ आंसर में। ये देखो एक बी बोल रहा है, एक ए बोल रहा है, पीछे से एक आध सी बोलेगा और एक आध लड़की डी बोल देगी, हो गया और क्या। हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी। आपका आरपीएफ का पेपर जो है वो कितने मार्क्स का है? ये देखो 90, 120, कितने मार्क्स का है? 120। 120 में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट है? वेरी गुड, मैथ्स रीजनिंग, ठीक है ठीक है। क्या आएगा? डी। सर डी लगा देते हैं, अब आ तो नहीं रहा, देखते हैं यही सही निकल जाए शायद। हाँ आप ही बताओ क्या आएगा, हमसे क्यों पूछ रहे हो? डी लगा दें, लॉक कर दें? क्यों भैया? आपका ये आ रहा है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जब इतने इतने से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल बचता है। ध्यान से देखें, बातें नहीं बेटा। 2 शेषफल बचता है, तो 2 शेषफल यदि बच रहा है तो हम 2 हटा देते हैं इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 6। और नंबर किससे जाना चाहिए? 5 से जाना चाहिए। तो 5 से जाएगा क्या? क्योंकि इकाई में आपको क्या चाहिए, 0 या 5 बाबू, ठीक है। हाँ चलो सी देखो यार, कितना मेरे को लगता, आपको लगता है इससे ज़्यादा कुछ आसान हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों से ज़्यादा, यदि आपने पढ़ लिया है अच्छे से। तो 2 बचता है ना, तो 2 हटा दो इसमें से भी, क्या बचेगा? 6 जाएगा क्या? हाँ ये दोनों में देखो 2 हटाओगे तो 70 आएगा, तो जाता है, और ये 60 आएगा तो ये भी जाता है। तो ये 2 ऑप्शन में से कुछ हो सकता है, देखते हैं अपन। अगला नियम लगा लेते हैं 6 का। 6 का नियम क्या बोलता है? 3 है, 6 के पास क्या है? 3 है। तो 3 लगाने की देखो आप ध्यान से लगाओ जरा, ये 9 9 9 9 3 से जा रहे हैं, और ये 7 नहीं जाने वाला 3 से, भाई जाएगा क्या? आपने 2 घटाया तो यहाँ 70 बचा ना आपका। आपने जब 2 घटाया तो 70 बचा, थोड़ा दिमाग लगाइए, 70 बचा। तो यार ये भी 3 से, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, लेकिन यहाँ आया 7, 7 3 से क्या हो रहा है? ये 7 3 से
नहीं जाता, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं जाएगा। तो एक ही बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉल। अरे वाह, क्लियर, आया समझ में, नहीं आया यार? इतनी सड़े सड़े से क्वेश्चन है, आप लोग ज़बरदस्ती टाइम ले रहे हो। कितने सारे क्वेश्चन कर डाले हमने। आप लोग यहाँ देखें, आप यार जिस एग्ज़ाम का आप टारगेट कर रहे हो, क्या मान लो आप आरपीएफ का टारगेट कर रहे हो, रेलवे आरपीएफ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि रेलवे आरपीएफ का सिलेबस क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास उसकी स्ट्रेटेजी क्या है या फिर बस ऐसे ही चला जा रहा है। मैंने कई बार बोला हूँ ये वाली बात, कि आपके पास परफेक्ट प्लान बना, क्या बनाए, नहीं बनाए, घर जाके प्लान नहीं बनाए अभी भी। क्यों नहीं बनाए, किस खुशी में नहीं बनाए? सर प्लान बनाएंगे तो पेपर निकल नहीं जाएगा क्या? प्लान बना लिए मान लो तो पेपर निकल जाएगा, बड़ा तकलीफ़ हो जाएगी सर पेपर निकल गया तो। ज़बरदस्ती वो सुबह 10 से 5 की नौकरी करना पड़ेगा, अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपये आएंगे, कहाँ खर्च करेंगे हम? हमें साइकिल से चलना बड़ा अच्छा लगता है सर, एक्सरसाइज होती है हमारी। क्या मतलब कार आ जाएगी ज़बरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, अच्छा थोड़ी लगता है सर ये सब? अच्छा लगता है क्या? हा? हमारे परिवार की इज्जत हो जाएगी, मोहल्ले में लोग हमको थोड़ा सा इज्जत देने लगेंगे, ये सब चीज़ें अच्छी हैं क्या? हा? ज़बरदस्ती वर्दी पहनना पड़ेगा। अरे सर इतनी अच्छी लाइफ चल रही है, बढ़िया, ज़बरदस्ती आप पेपर निकलवाने में लगे हुए हो। हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है, आप ही लगे रहते हो ज़बरदस्ती। सही बात है। तो फिर प्लान क्यों नहीं बन रहा भाई आपका? आपके पास यदि स्ट्रेटेजी और प्लान नहीं है तो फिर आप पेपर नहीं निकाल पाओगे भाई, है ना। आपके पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए। क्लियर? आपके पास परफेक्ट क्या होना चाहिए? एक प्लान होना चाहिए। ऐसे लिखते हैं ना, प्लान कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। या परफेक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। परफेक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि सर अब हमारे एग्ज़ाम में भाई फॉर्म हमने भर दिया है, भर दिया कि नहीं भर दिया, डेट निकल गई फॉर्म की, अब एक ही चीज़ होगी, क्या? पेपर। तो उसका क्या इंतज़ार कर रहे हो? सर डेट आ जाए और एक आध महीने बचेगा तो फिर विचार बनाएंगे कि करना क्या है कर, हाँ, फिर विचार बनाएंगे कि करना क्या है और कैसे करना है ना। यही है क्या? तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि भाई आरपीएफ का यदि आप पेपर देना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, कि मैं ही ज़बरदस्ती बता रहा हूँ, देना चाह रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कितने, बातें नहीं बेटा, क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन आएंगे और आपको टाइम मिलेगा कितने मिनट? 90 मिनट। कितने मिनट मिलेंगे आपको? 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, आप इस बात को समझो, ठीक। 90 मिनट में यदि 120 क्वेश्चन करने हैं तो आपका फिर सिलेबस क्या है? जहाँ आप पढ़ते हो, जहाँ पे भी आपके पास पढ़ने की जगह है, वहाँ पे आपका सिलेबस होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल एक माहौल होना चाहिए कि यार हम यहाँ बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं, हमको आरपीएफ चाहिए तो चाहिए, या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि यार ये एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और मुझे कितना पढ़ना है, कितना मेरा बचा है सिलेबस अभी पढ़ने को। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जीके, है ना, जीके, जीएस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है, इसी में आ जाती है आपकी क्या? साइंस। इन सब का वेटेज कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 50 नंबर आपके यहाँ से आने वाले हैं, ठीक। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास क्या आने वाली है? मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर। फिर क्या है हमारे पास? रीजनिंग 30 क्वेश्चन, है ना, 30 नंबर। 35 है भाई ये, है ना, 35 है ये, 35 और 35। तो ये हो गया 70 और ये हो गया कितना? 50। 70 और 50 हो गया कितना आपका? 120। तो अब आप डिसाइड करें और प्लान करें। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स के 2-3 टॉपिक पढ़ लिया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि यदि मैंने मैथ्स के 2-3 टॉपिक, रीजनिंग के 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं
तो यहाँ से मेरा कितना मार्क्स कवर हो चुका है ना। मान लीजिए हम 10 नंबर की मैथ्स कवर कर चुके हैं, 10 नंबर की रीजनिंग कवर कर चुके हैं, है ना। जीके हमारा चल रहा है, 10-20 नंबर का हमने अभी जीके कवर कर लिया है पढ़ाई के रूप में, ठीक है। अब धीरे धीरे हमें इससे और बढ़ना है भाई, हमें तो पूरा 35 नंबर कवर करना है पहले सिलेबस के रूप में, भाई सिलेबस हमने पूरा पढ़ा है या नहीं। सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कि आप उस सिलेबस को पूरा पढ़ लो पहले अच्छे से। जैसे जीके बहुत ब्रॉड है भाई, जीके में आपके सारे सब्जेक्ट आ गए। कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए आपके जीके में, है ना भाई। यदि हम जीके की बात करें तो जीके में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आ गए जीएस में, यदि हम जीएस में बात करें तो जीएस में आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा आ गया। ऐसे पहला देखें हम ज्योग्राफी, क्या है ज्योग्राफी भूगोल, है ना। दूसरा क्या आ गया हिस्ट्री, ठीक है। फिर क्या आ गया इकोनॉमिक्स, अच्छा खासा वेटेज है इकोनॉमिक्स का, याद रखें रेलवे के मामले में, है ना। लास्ट टाइम से देखा जा रहा है इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, है ना। तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पॉलिटी, यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन को ही पॉलिटी बोलते हैं। ये देखो अभी तो नाम नहीं मालूम सर, नाम तो सीख ले पहले। फिर इसके साथ हमारा जीके का पोर्शन होता है विविध वाला, क्या होता है विविध, है ना, मिसलेनियस जिसे हम बोलते हैं विविध। या इसी में हमारा साथ जुड़ गया है अब कला एवं संस्कृति वाला पार्ट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कला एवं संस्कृति से। फिर इसी में आ जाएगी साइंस, क्या आ जाएगी, और फिर इसी में आ जाएगा आपका करंट अफेयर, क्या आ जाएगा करंट अफेयर। तो ये सब मिलकर आपका जीएस है ना। आप थोड़े थोड़े नंबर भी यहाँ से आप बांट लें तो आप यहाँ से देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट में यदि हम बात करें, है ना, जैसे हम बात करें किसमें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में हम बात करें तो लगभग ये मान के चलिए आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 भी बोल सकते हो, हिस्ट्री ज़्यादा आती है ये रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी 4 से 5 का वेटेज कर रहा है, अच्छा खासे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल 4 से 5, है ना, ये सब का वेटेज बढ़ गया है। इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूशन जो आते नहीं थे पहले अब आने लगे एग्जाम में। विविध, है ना, लगभग 8 क्वेश्चन, है ना। विविध साइंस लगभग 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर आप 3 से 4 क्वेश्चन ये मान सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लेंगे आप इसमें से जितना भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा कितने नंबर बन जाते हैं, 50 नंबर का बन जाता है आपका, है ना। तो ये होता है जीएस का पोर्शन। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आता है क्या हमारा मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग में तो यार आपको पता है कि मैथ्स के आपके सारे टॉपिक आने हैं, है ना। सारे टॉपिक मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं, अब है तो बहुत सारे टॉपिक, है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यार मैथ्स यदि हम पढ़ रहे हैं ना, एक बात ध्यान से समझो, आप जितने टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको या पढ़ते जा रहे हो आप उस पर प्रैक्टिस इतनी करो कि वो टॉपिक परफेक्ट होते जाए। मतलब एग्ज़ाम टाइम के लिए कुछ भी मत छोड़ना आप। एग्ज़ाम टाइम में तो आप बस ये सोचो कि आप एक बार कंसेप्ट पढ़ के सिर्फ हम टेस्ट लगाएंगे और कुछ नहीं, ऑनलाइन टेस्ट बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा हम पढ़ने के मूड में नहीं रहना कि आप यार मेरा ये टॉपिक रह गया सर मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पढ़ तो लोगे लेकिन वो दिमाग पे नहीं रहेगा उस समय, है ना। तो आपके पास पहले से एक प्लान तैयार रहना चाहिए कि हमारा मैथ्स रीजनिंग तो कम से कम अच्छे से पूरा तैयार रहे, है ना। और जीके साथ में चलता रहे। जीके को आप एंड तक पढ़ते रहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैथ्स रीजनिंग लेकिन आपका पहले तक तैयार रहना चाहिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लो उसको और प्रैक्टिस करो। यदि आपका प्लान है, आपको करना है, आपका एग्ज़ाम निकालना है, आरपीएफ करना है तो, और नहीं तो फिर जैसा चला जा रहा है तो चलने देना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। कितने लोग हो आरपीएफ वाले, किसने फॉर्म भरा है बताओ? नहीं भरा आप लोग ने? नहीं भरा? क्या, क्यों नहीं बता रहे हो? हाँ, फॉर्म भरे हो तो दुख हो रहा है बताने में। सर बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमने आरपीएफ का फॉर्म भरे हैं। हाँ, बड़ी तकलीफ़ हो रही है हमको ये बताने में कि हमने सर आरपीएफ का फॉर्म भरे हैं। क्यों बाबू तुमने नहीं भरे? क्या टारगेट है आपका? ग्रुप डी, ठीक है। एनटीपीसी का टारगेट बनाओ, ग्रुप डी भी आपका साथ ही साथ हो जाएगा, है ना। हाँ, टारगेट एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी बोल सकते हो आप, ग्रुप डी अकेला नहीं। आपको मैंने कई बार बोला यार पहला टारगेट अच्छा रखो, बड़ा थोड़ा सा,
है ना। आप ग्रुप डी कर लोगे और ग्रुप डी में चले जाओगे ना तो बड़ा फिर सोचोगे कि यार एनटीपीसी का बना लेता टारगेट में। बिल्कुल क्यों नहीं है क्षमता यार, कोई चाइना से थोड़ी आएगा एनटीपीसी निकालने वाला। एनटीपीसी का पेपर निकालने वाला बच्चा चाइना से आएगा क्या? आप ही में से कोई एक है। आप अपनी क्षमता बढ़ा लो, नहीं है तो क्षमता बढ़ भी सकती है ना। आप एनटीपीसी की निकालने के लिए कोई अलग से ऐसा नहीं चाहिए, आप सिलेबस है, सारी चीज़ें हैं। आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, पढ़ना 10 घंटे पढ़ लेना, क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन जब आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तुलना करोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें, है ना। तो इस बात को आप समझो। तो आप टारगेट अच्छा बनाओ, एनटीपीसी का बनाओ, क्लरिकल जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कोशिश यही होना चाहिए कि टारगेट अच्छा हो। आपका क्या टारगेट है? एमपी पीएससी क्या होता है सिलेबस एमपी पीएससी का? प्री का सिलेबस बताओ, सब्जेक्ट बताओ ना कौन कौन से आते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं आपके एमपी पीएससी में? आप लोग का, आपका क्या टारगेट है? ग्रुप डी कर लोगे जॉब? ग्रुप डी वाली ट्रैकमैन की जॉब मिलेगी तो कर लोगे? हाँ, ट्रैकमैन की जॉब मिलेगी, कर लोगे आप? पेपर निकलेगा फिर देखेंगे, फिर क्या देखना फिर तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना आपको। तो आपके पास प्लान होना चाहिए ना पहले से कि हाँ मैं ग्रुप डी कर लूँगी सर, ट्रैकमैन मिलेगा तो भी कर लूँगी मैं। ग्रुप डी में सबसे अच्छी पोस्ट होती है पॉइंट्समैन की, पॉइंट्समैन की सिग्नल वाली होती है ना। सबसे अच्छी पोस्ट होती है वैसे तो पॉइंट्समैन मतलब होता है पोर्टर, है ना, जो स्टेशन मास्टर के साथ रहता है। सबसे अच्छी पोस्ट है उसी के साथ बैठना, जैसा रहन सहन उसका वैसी रहन सहन इनका, है ना। और इसके बाद 3 साल में जस्ट स्टेशन मास्टर बन जाता है पॉइंट्समैन आपका। 3 से 4 साल में एग्ज़ाम देने मिल जाता है या प्रमोशन हो जाता है। हाँ, कट ऑफ इसकी हाई रहती है, जो टॉप स्कोरर रहते हैं वो लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस रहता है। टीएनसी है, बहुत सारी पोस्टें इसमें अच्छी है ग्रुप डी में, ऐसा नहीं है। तो आपको पता तो करो, आप ग्रुप डी का देना चाहते हो तो आप ग्रुप डी के बारे में जानो तो पहले क्या क्या है। हाँ सर ये आएगा तो ज्वाइन कर लूँगी। अब आप पेपर निकालोगे फिर सोचोगे तो ये तो गड़बड़ वाला बात है। टेक्नीशियन भी अच्छी पोस्ट, लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप डी से 1 कदम ऊपर, लगभग ये मान सकते हो एनटीपीसी के लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है ना। अच्छी पोस्ट होती है वो भी। तो आपका क्या टारगेट है? हाँ बेटा आप ही हाँ चलो आप बता दो। सोचा नहीं है सर अभी, है ना, फिर बाद में सोचेंगे फिर बताएंगे। चलो आप लोग बताओ। अरे कुछ तो सोच के आए होगे, किसी को देख के आए होगे। ग्रुप डी हाँ, तो कौन सा निकल जाए? कोई सा भी। टेक्नीशियन आईटीआई है आपका? पीसीएम, ठीक है। नहीं सोची? हाँ, एज नहीं हुई है, फिर भी प्लान होना चाहिए। यदि पढ़ने बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पेपर देना है। आप बाबू? सीजीएल, वेरी गुड। एसआई कांस्टेबल दोनों। हाइट आ जाती है एसआई की, ठीक है, वेरी गुड। एनटीपीसी ग्रुप डी है ना यार। आप लोग एटलीस्ट टारगेट तो अच्छा बनाओ और टारगेट पता रहो अपने अंदर के, यार मेरे को बनना क्या। किसी का सुना सुनाया मत बोलो। ग्रुप डी, आप पता है ग्रुप डी की जॉब कैसी होती है? आप लोग ग्रुप डी में बोल रहे हो हैं, फुल मजदूर। यदि आपको गैंगमैन ट्रैकमैन मिल गया तो दिक्कत वो नहीं है। बात जॉब तो वो भी अच्छी है, पेमेंट अच्छी खासी, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन गर्ल्स यदि है कोई तो गर्ल्स का टारगेट अच्छा होना चाहिए। आप ग्रुप डी से अच्छा क्लर्क बनना पसंद करोगे, थोड़ी सी मेहनत और कर लेना, क्योंकि जिस दिन मिल जाएगी ना ग्रुप डी और जिस दिन जॉब में जाओगे पहला दिन, उस दिन खूब याद करोगे कि हाँ टारगेट बड़ा कर लेता मैं, क्योंकि इतनी आसान नहीं है नौकरी करना। आया समझ में? नौकरी करना इतना आसान नहीं है। आपको नहीं मिली है तो लग रहा है कैसा?
एनटीपीसी के अंदर तो बहुत सारी पोस्टें हैं। 12th बेस से लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है। रिजर्वेशन जो क्लर्क वाले होते हैं वो सारे आपके 12th बेस में बनते हैं, है ना। टीटी होता है वो 12th बेस में बनता है। बहुत सारी पोस्टें आती हैं और सब अच्छी पोस्ट है। नहीं तो जब ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो वो नहीं डलेगी आपकी। आप 12th बेस वाली बस डाल सकते हो, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ कंप्लीट रहना चाहिए। कंप्लीट है जिसका वही डाल सकता है।